नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह आप सभी का YouTube चैनल स्टडी विद प्यार पंकज पे स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे बताया था और बोल भी दिया था कि मैं आप सभी के साथ जनरल स्टडी अर्थात सामान्य अध्ययन के साथ आपसे जुड़ता रहूंगा और आपको लेक्चर प्रोवाइड करता रहूंगा एक अच्छे कंटेंट के साथ। तो उसी कड़ी में आज से हम आपके सामने लेकर आए हैं सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक बहुत ही, अगर देखा जाए तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वैसे भी सारे इंटरेस्टिंग होते हैं, बशर्ते उसमें बात यह होती है कि कौन सा व्यक्ति पढ़ा रहा है और किस तरीके से पढ़ा रहा है। वो आपको इंटरटेनमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। चीजें तभी इंटरटेनमेंट होती हैं जब आपकी समझ में आएंगी। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक नॉलेज, बिल्कुल आधारभूत जानकारी के साथ आपको प्रोवाइड कराऊं और आपकी समझ में बिल्कुल विधिवत तरीके से आता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म्स जैसा कि आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जिसको बोलते हैं हिंदी में अर्थशास्त्र, अर्थात मतलब अर्थ यानी धन, रुपया, पैसा से रिलेटेड सारी चीजें को अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो अगर देखा जाए तो इनके जनक कौन है, तो अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ को बताया जाता है। एडम स्मिथ महोदय, स्मिथ, और इनकी पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन अक्सर पूछ ली जाती है कि वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है, तो एडम स्मिथ की है। और एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स के जनक अर्थात फादर कहे जाते हैं। तो इतिहास के साथ साथ इकोनॉमिक्स को अगर पढ़ें और इकोनॉमिक्स के साथ ज्योग्राफी पढ़ते रहें और ज्योग्राफी, इन सभी का अगर एक दूसरे से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ते रहेंगे। तो ये जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है और इसमें हम बिल्कुल टर्म्स लेकर जाएंगे बिल्कुल बेसिक जानकारी के साथ। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि जो भी इतिहासकार हुए हैं उन्होंने किन किन तरीकों से चीजों को बताने की कोशिश की है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जानकारी के हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समझ में आते रहें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक्स के वो टर्म्स जिनके बेस पर इकोनॉमिक्स बनी है, अर्थात इकोनॉमिक्स उन्हीं दो टर्म्स के आधार पर ही सब कुछ है। जो मानव है, मानव सिर्फ दो चीजों को बना सकता है, दो चीजें पैदा कर सकता है। उन दो चीजों को जब पैदा करता है ना, वहां से बाकी चीजें एक दूसरे से कोरिलेट होते हुए, जुड़ते हुए चली जाती हैं और एक बहुत बड़ा जाल बन के तैयार हो जाता है। जैसे वो कौन सी दो चीजें मानव पैदा कर सकता है, एक वस्तु, दूसरी सेवा। इनको इंग्लिश में बोलते हैं, वस्तु को बोल देते हैं गुड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और सेवा को सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज यानी वस्तु और सेवा, ये दो चीजें केवल मानव पैदा कर सकता है। उसके बाद सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ती हुई चली जाती हैं और इस तरीके से पूरी एक अर्थव्यवस्था तैयार हो जाती है। वस्तु और सेवा को तैयार करने के लिए कुछ संसाधनों की जरूरत होती है। उन संसाधनों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर कोई भी चीज आपको गुड्स और सर्विस यानी वस्तु और सेवा आपको बनानी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उत्पादन करना पड़ेगा अर्थात प्रोडक्शन। तो गुड्स एंड सर्विस का मानव किस प्रकार से प्रयोग करता है, यानी प्रयोग करने का तरीका क्या है वो, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं उत्पादन। किसी भी चीज का आपको उत्पादन करना पड़ेगा। जब उत्पादन हो जाएगा तो उसके बाद आपको उसका कंज्यूमर बनना पड़ेगा, ये ढूंढना पड़ेगा। कंज्यूमर अर्थात यानी उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता होना चाहिए। उसके बाद एक्सचेंज यानी जब चीजें बनकर तैयार हो रही हैं उनका उपभोक्ता भी हो गया, तो क्या करेंगे, सिर्फ
इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे? आदान प्रदान आप करेंगे, लेन देन आप करेंगे, अर्थात क्या होगा उसका? एक्सचेंज। एक्सचेंज को अगर बोलते हैं तो विनिमय, इसके लिए विनिमय शब्द का हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो एक लास्ट टर्म बचेगा वो है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन यानी बांटना। ठीक है, आया समझ? यानी अगर आपको गुड्स और सर्विसेज को बनाना है, उनका उत्पादन करना है, तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है? मानव के लिए गुड्स और सर्विसेज को तैयार करने के लिए क्या जरूरी है? पहले उनका उत्पादन करना पड़ेगा। जब आप उनका उत्पादन कर लेंगे तो उत्पादन करने के बाद उनका कंजम्पशन होना चाहिए, यानी उपभोग होना चाहिए। वो कौन करेगा? कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, उसके लिए जाइए। फिर सिर्फ आप ये उत्पादन और उपभोग काम से चलेगा नहीं, फिर आप इसका एक्सचेंज करेंगे, अर्थात विनिमय करेंगे। आदान प्रदान, विनिमय यानी आदान प्रदान करेंगे। ठीक है, जिसके दम पर आपका व्यापार वगैरह चलेगा, आयात निर्यात होगा। यानी आदान प्रदान का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान को निर्यात आयात बोल देते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर लेन देन हो जाता है। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन यानी का बांटना, चीजों को आयात निर्यात के अलावा बांट भी सकते हैं। तो ये जो 4 टर्म्स हैं, ये प्रोडक्शन यानी उत्पादन, कंजम्पशन यानी उपभोक्ता या उपभोग यानी कंजम्पशन, उसके बाद एक्सचेंज यानी विनिमय, फिर डिस्ट्रीब्यूशन यानी बांटना। ये वो 4 चीजें हैं जिनके दम पर वस्तु और सेवा का पैदा होंगी। ठीक है, तो अब आप यहां से अगर इकोनॉमिक्स की आपकी डिफिनेशन पूछी है तो क्या बनेगी कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें उत्पादन, उपभोग, विनिमय तथा डिस्ट्रीब्यूशन यानी बांटना, इन सब चीजों का एक दूसरे के साथ डील होता है, तो वहां से वस्तु और सेवा बन के तैयार होती हैं। इस प्रकार से हम इसको अर्थशास्त्र बोल देते हैं। क्लियर? इतना समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, गुड्स और सर्विसेज होती क्या चीज है? इनको हम जानेंगे कैसे? इनको पहचानेंगे हम कैसे? अगर मेरे सामने रख दी जाए तो हम कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि गुड्स और सर्विसेज, इसमें गुड्स क्या है, इसमें सर्विसेज क्या है? तो चलिए देखते हैं, आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले गुड्स और सर्विसेज में कुछ डिफरेंस है, उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो गुड्स और सर्विसेज यानी वस्तु और सेवा, किसी भी वस्तु को आप टच कर सकते हैं। यानी कोई भी वस्तु है, यानी कोई गुड्स है तो क्या है? टचेबल है, यानी छूने योग्य है। ठीक है, टच कर सकते हैं। लेकिन सर्विसेज को आप टच नहीं कर सकते हैं, अनटचेबल। ठीक है, यानी कि छूने योग्य नहीं होती, लेकिन ये क्या है? महसूस कर सकते हैं आप, फील कर सकते हैं। अच्छा, ये सर्विसेज है। ठीक है, टच नहीं कर सकते आप, यानी सेवा को आप टच नहीं कर सकते। जैसे मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको, ये एक सेवा है। ठीक है, इसको आप छू नहीं सकते, आप सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जो भी ज्ञान मेरे द्वारा दिया जा रहा है, जो भी नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, इसको आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप इसको एज ए वस्तु के रूप में रख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। आगे समझ। अगला दूसरी चीज अगर देखा जाए तो इसको आप गुड्स को सेव कर सकते हैं, यानी सुरक्षित रख सकते हैं। वहीं पर इसको आप सेव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे सर्विसेज को आप सेव नहीं कर सकते हैं। क्लियर? जैसे सर्विस गुड्स यानी कोई चेयर ले लो, कोई टेबल ले लीजिए, घर ले लो, मकान ले लो, कुछ भी ले लो, उसको क्या है? आप छू सकते हैं। ठीक है, उसके आप सुरक्षित कर सकते हैं। टेबल है, उठा के चाहे उसके ऊपर कुछ कवर डाल दिया, पेंट कर दिया, वार्निश कर दिया, क्या है? उसको आप सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन ये जो सर्विस है, इसको आप सुरक्षित नहीं रखें, कहाँ रखेंगे? अब जैसे मैं जो आपको वीडियो डिलीवर करूंगा, उसको आप सेव कर सकते हैं। आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप सेव कर सकते हो, बिल्कुल सही। लेकिन आप हूबहू ऐसे सेव नहीं कर सकते हो। मैं आपके सामने लाइव आ सकता हूँ तो उस लाइव को आप डायरेक्ट सेव नहीं कर सकते। हाँ, आपके जहन में चीजें बनी रहेंगी, आप उन्हें
उन्हें अपने जहन में आप सुरक्षित रख सकते हैं, उनको आप महसूस करके, उनको समझ कर, सोच कर, ठीक है। तो ये सारी चीजें। वहीं पर जो वस्तुएं हैं वो ट्रांसफरेबल होती हैं, यानी स्थानांतरण हो सकता है उनका, ठीक है। जैसे कोई टेबल एक जगह दूसरी जगह रख दिया, एक कमरे से दूसरे कमरे में रख दिया, एक मकान से दूसरे मकान में रख दिया, एक शहर से दूसरे शहर में स्थानांतरित कर दिया। क्या है? आप ट्रांसफरेबल है वो गुड्स, क्या ट्रांसफरेबल है। लेकिन सर्विसेज क्या है? अनट्रांसफरेबल, यानी इनका स्थानांतरण नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे समझे, ये 2-3 कुछ ये प्रमुख डिफरेंस हैं, ठीक है। आया समझे? चलिए, तो ये जो चीजें हैं फील कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं, सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, ठीक है। आप ट्रांसफरेबल है नहीं है ये, यानी आप स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स का जो बेस है, ये बहुत जरूरी चीज है। आप अच्छे लेक्चर्स आपको यूट्यूब में मिलेंगे, लेकिन आप बहुत सी चीजों आपको बता देंगे, लेकिन जब आपको किसी चीज का बेस नहीं मालूम है, किसी चीज की आधारभूत जानकारी नहीं मालूम है, तो आप कैसे समझेंगे। और जब समझोगे नहीं तो हर सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगेगा। तो ठीक है, आया समझ में। मानव क्या पैदा कर सकता है? केवल गुड्स और सर्विसेज, यानी वस्तु और सेवा। जैसे ही आप कोई भी मानव, कोई भी व्यक्ति, पुरुष, महिला, लड़का, लड़की, कोई भी वस्तु या सेवा को उत्पादन यानी पैदा कर सकता है, तो उसके बाद क्या कर सकता है? उसके लिए वहां से 4 साधन आ जाते हैं। कौन कौन से 4 साधन है? उनका आप प्रोडक्शन करेंगे। भाई कोई भी वस्तु है उनका आप प्रोडक्शन करेंगे। कब प्रोडक्शन करेंगे? जब उनका कोई भोक्ता है, यानी उनका भोग हो, यानी कंजम्पशन हो, कंज्यूमर हो उनका कोई, ठीक है। इतना हो गया। लेकिन उनका आप विनिमय कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर एक दूसरे को बांट सकते हैं आप चीजें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 4 जो साधन है वस्तु और सेवा को उत्पादित करने के लिए, ये प्रमुख चीजें हैं। आया समझ में। वहीं पर वस्तु और सेवा में कुछ छोटे मोटे अंतर हैं जो कि बहुत जरूरी है और आपकी जानकारी के लिए, कि गुड्स यानी सेवा, किसी भी वस्तु को, गुड्स यानी वस्तु को आप छू सकते हैं, लेकिन सर्विस को वहीं पर आप छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक है। देख, सेव यानी वस्तु को, किसी भी गुड्स को आप सेव कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। टेबल है, कुर्सी है, बुक है, नोटबुक है, पेंसिल है, कॉपी है, एनीथिंग, ठीक है। ये सब क्या है? गुड्स हैं। तो उनको आप क्या सुरक्षित रख सकते हैं। बल्कि वही सर्विस को सुरक्षित रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको कोई सलाह दी, तो वो जो सलाह, जो पर्चे में दवा रखी, वो पर्चा आप रख सकते हैं, लेकिन वो पर्चा का एक वस्तु है, ठीक है। मेडिसिन जो पर्चा है आपका, वो एक वस्तु है, लेकिन वहीं पर उसने जो सलाह दी कि इसको ऐसे खाना है, इसको ऐसे खाना है, वो आप कहाँ रखेंगे? उसको आप कैसे छुएंगे? उसको आप कैसे समाधित करेंगे? समझ गए? तो ये सारी चीजें है वस्तु और सर्विस, समझ गए, गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरी चीज, अब कुछ ऐसे संसाधन है मानव के जीवन में जो कि मूलभूत जरूरतें हैं, बेसिक नीड्स हैं। जैसे जब कोई मानव किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करेगा तो उसके कुछ अपने संसाधन होंगे, कुछ रिसोर्सेज होते हैं। तो क्या वो रिसोर्सेज हैं? देखिए, 2 प्रकार से रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं। किसी भी वस्तु या सेवा का अगर उत्पादन किया जाए, उत्पादन के लिए 2 प्रमुख चीजें हैं, 2 प्रमुख संसाधन है, 2 रिसोर्सेज हैं। संसाधन, किसी भी वस्तु या सेवा को उत्पादन करने के लिए 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। सॉरी, ठीक है। जैसे एक है प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज। आया समझ? ये है मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज, जब किसी भी वस्तु या सेवा का अगर आपको उत्पादन करना है तो उनके 2 प्रमुख संसाधन होने चाहिए। या तो वो मानव संसाधन होगा या फिर वो प्राकृतिक संसाधन होगा। मानव संसाधन जैसे
कोई भी आप चीज ले लीजिए, जैसे कि मानव संसाधन में एजुकेशन, शिक्षा क्या है, एक मानव संसाधन है। हेल्थ, स्वास्थ्य मानव संसाधन है। विवेकशील होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, ये क्या है, मानव संसाधन है। लेकिन वहीं पर अगर आपको देखा जाए कि प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधन क्या है, पेड़ है, पौधे हैं, हवा है, पानी है, ठीक है, खाना है, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, जमीन है, खनिज है, ये सब चीजें क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन इन्हीं प्राकृतिक संसाधन में कुछ एक टर्म आपको मिलेगा, फ्री गुड्स। कौन सा वर्ड है, फ्री गुड्स। फ्री गुड्स अगर देखा जाए यानी निःशुल्क वस्तुएं। निःशुल्क वस्तुएं वे वस्तुएं होते हैं जो प्रकृति से हमें बिल्कुल मुफ्त मिलती हैं, उनका कोई चार्जेस नहीं पड़ता है। जैसे हवा, हवा आप मैं चाहे जितनी ऑक्सीजन ले लूं, आप कितने भी ले लें, क्या इससे किसी दूसरे व्यक्ति को कम पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। ये प्रकृति से मिलती है, निःशुल्क मिलती है, तो ये निःशुल्क वस्तु है। पानी, पानी कितना भी पी लो, चाहे मैं कितना पी लूं, आप कितना पी लो, और भी कोई पी ले, कम पड़ेगा, नहीं कम पड़ेगा। ये क्या निःशुल्क वस्तु। हाँ, लेकिन अब यहीं पर आप कहो कि मिनरल वाटर, वो निःशुल्क वस्तु नहीं है। मिनरल वाटर 20 रुपए की बोतल आती है, वो हम जैसे लोग ले तो आधी बोतल से मुंह धुलने में चला जाता है, हाथ मुंह धुलने में, तो उससे वो निःशुल्क में नहीं आएगा। जो भी चीज खरीदी जा रही है वो निःशुल्क में नहीं आएगी, चाहे पानी हो, मिनरल वाटर हो, या ऑक्सीजन खरीदी जाए, वो निःशुल्क में नहीं है। समझिए, निःशुल्क वे चीजें हैं जो एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या कितने भी व्यक्ति कितना भी इस्तेमाल करें वो कम न पड़े किसी भी दूसरी चीज के लिए। या निःशुल्क वे वस्तुएं होती हैं जिनका कंपटीशन नहीं होता है, ठीक है, उनका कंपटीशन नहीं होता है। जैसे हवा, चाहे हम ले लें, आप जितनी, चाहे आप जितनी, यानी हवा यानी ऑक्सीजन, ठीक है, कितनी भी ले लो, क्या दूसरे व्यक्ति को कम पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। पानी चाहे मैं कितना पी लो, आप कितना पी लो, कम पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मिनरल वाटर की बात अलग है। अगर नेचुरल मिनरल वाटर की बात की जाए तो सबसे शुद्ध पानी, मिनरल युक्त, खनिज युक्त जो पानी है वो आपको झरनों में मिलेगा। झरने, जो झरने होते हैं वहां पर, ठीक है। वैसे प्रकृति बारिश का सबसे शुद्ध पानी माना गया है, लेकिन बारिश के अतिरिक्त अलावा अगर बात की जाए तो जो झरने होते हैं, जो पहाड़ से आकर गिरते हैं, वो उनमें वो सारे मिनरल्स अवेलेबल होते हैं, उपलब्ध होते हैं, उपस्थित होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होते हैं। आया समझ में? ये सारी चीजें आ रही हैं आपकी समझ में? अगर आ रही हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बताते रहें। प्लस आप देख तो रहे, लेकिन लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया, ये सारी चीजें आप करते रहा करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। अगर मैं आपको फ्री में कुछ दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये अब पैसे नहीं ले रहा हूँ, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, लाइक कर दीजिए। और भी अच्छा तो लग ही रहा है क्योंकि मजा आ रहा है, आप हंस रहे हैं पढ़ते वक्त, ठीक है, तो आप शेयर भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों के तो सारे हम लोग हैं, ठीक। आप चाहेंगे तो अगला लेक्चर और भी मजेदार लेकर आएंगे, नहीं चाहोगे तो नहीं आएगा। तो एवरीथिंग डिपेंडिंग ऑन यू, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज समझ में आया? जैसे वे मानव जो हेल्दी, एजुकेटेड और समझदार हो, विवेकशील हो, जिनके पास स्किल हो, दिमाग हो, बुद्धि, उन्हें वो मानव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। भाई इतनी सारी चीजें, समझदार नहीं होगे, बुद्धिमान नहीं होगे, विवेकशील नहीं होगे और स्वस्थ नहीं रहोगे तो किसी वस्तु और सेवा का जब उत्पादन करोगे तो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। दूसरी चीज, नेचुरल रिसोर्सेज में अगर देखा जाए, हवा है, पानी है, खनिज है, जमीन है, ठीक है, ये सारी चीज क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज में भी हर वस्तु फ्री गुड्स के अंतर्गत नहीं आ सकती है, समझिए आप, हर वस्तु फ्री गुड्स के अंतर्गत नहीं आ सकती है। चलिए अब कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हम जानते हैं। 4 बेसिक पॉइंट्स हैं किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए। अगर किसी भी चीज के वस्तु का उत्पादन करना है, उनके 2 संसाधन है, या तो प्राकृतिक संसाधन है या तो मानव संसाधन होगा, नेचुरल रिसोर्सेज होंगे या ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे। उनके अलावा अब आपको अगर किसी भी चीज वस्तु का उत्पादन करना है तो इसके 4 प्रमुख साधन होते हैं।
चलिए देखते हैं। देखो, जिंदगी बहुत ही अच्छी चीज है, हर व्यक्ति को जिंदगी मिली है। अगर जन्म हुआ है तो जिंदगी में अगर आपके हाथ में जो लकीरें हैं, आप देखिए टेढ़ी मेढ़ी लकीरें होंगी, देखिए मेरे भी हाथ में टेढ़ी मेढ़ी लकीरें हैं, आपके हाथ में जो भी रेखा है, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें हैं, रेखा हैं, वो सब क्या है? आप यही बताती हैं कि जिंदगी संघर्षों से भरी पड़ी है, जिंदगी संघर्षों से भरी पड़ी है। ठीक है, कि ऐसी ही जिंदगी चलती रहेगी, ऐसे ही संघर्ष आपकी लाइफ में आते रहेंगे। कहीं इधर उलझना है, कहीं उधर उलझना है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है। तो हर चीज अगर आपको समझना है तो खुदा ने, प्रकृति ने, भगवान ने, ईश्वर ने, गॉड ने सब कुछ समझाने के सिंबल्स यानी प्रतीक यानी संसाधन आपको दे के भेजा है, बशर्ते आपको अपना दिमाग चला कर रखना है। ठीक है, तो चलिए 4 बेसिक फैक्ट्स यानी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, 4 उत्पादन के साधन फैक्ट्स। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें पूछी जाती, सारी चीजें पूछी जाती है। ठीक है, अब आपको बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको बताता चलूंगा। जैसे निःशुल्क वस्तु है यानी गुड सर्विस, अब आपको पता ही नहीं था, आज आप जान गया, पेपर में आ जाएगा, आप टिक कर दोगे फटाक से। देखिए इकोनॉमिक्स से 4-5 क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में। अगर आप किसी भी पेपर में बैठ रहे हैं, किसी भी एग्जाम में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अगर वहां पर जो जीएस पोर्शन है 100 में 25 क्वेश्चन का जो डिवाइडेशन 25 किया गया है, उसमें अगर 25 क्वेश्चन है तो मान लो 2 से 3 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स मिलेंगे। उनमें 2 से 3 क्वेश्चन, एक आधा होगा करंट अफेयर से, बाकी आपके सब्जेक्ट से होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अगर किसी भी चीज का अगर आपको उत्पादन करना है तो उनके लिए कौन कौन से साधन होने चाहिए? पहले व्यक्ति, सपोज दैट जैसे आपको घर बनाना है, या कोई कंपनी शुरू करनी है, या कोई दुकान खोलनी है, कोई होटल खोलना है, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, या एक कुरिया रख के होटल खोलना है। ठीक है, एक गुमटी रख के आपको होटल खोलना है, एक किसी कमरे में होटल खोलना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? क्योंकि आप पैसा लगाएंगे तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या होना चाहिए? व्यक्ति साहसी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साहसी। भाई आप इतना पैसा लगाएंगे, मान लो बहुत बड़ी कंपनी खोल रहे हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल रहे हैं, तो करोड़ों अरबों खरबों में रुपया लगेगा। तो का हर व्यक्ति नहीं खोल सकता ना, हर व्यक्ति लोन नहीं ले सकता है। भारत में, ये दुनिया में हर व्यक्ति लोन नहीं ले सकता है, ऋण नहीं ले सकता। रीजन, उसका रीजन है कि वो साहसी नहीं, हिम्मती नहीं है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? इंसान साहसी होना चाहिए। इंग्लिश बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक, एंटरप्रेन्योर यानी साहसी यानी उद्यमी होना चाहिए। अगला, अगर अब आप उद्यमी हैं तब आप क्या लगाएंगे? पैसा लगाएंगे यानी पूंजी। पूंजी यानी कि कैपिटल। ठीक है, इकोनॉमिक्स में पूंजी को, पूंजी जो एक टर्म है उसको इकोनॉमिक कैपिटल बोलते हैं। ठीक, अगला, अब आप साहसी भी हैं, पैसा भी आपके पास, यानी लोन ले लिया या कैसे भी आपने व्यवस्था कर ली, तो आप साहसी भी हैं, पूंजी भी आपके पास। तब आपका क्या चाहिए? अब आपको चाहिए स्थान, जगह, या तो जमीन खरीदेंगे फिर बिल्डिंग बनवाएंगे, तब कंपनी फैक्ट्री शुरू करेंगे, या छोटी मोटी कंपनी फैक्ट्री है तो आप रेंट पर लेंगे, किराए पर लेंगे, तो हाँ शुरू करेंगे। तो क्या है? जमीन का अर्थ यहाँ पर है, यही समझिएगा आप। ठीक, लैंड यानी कि जमीन, या तो आप खरीदेंगे जमीन तब बिल्डिंग बनाएंगे, तब कंपनी शुरू करेंगे, या रेंट पर भी लेंगे, तो वहां पर इन सब का मतलब आपका जमीन है यानी लैंड। ठीक है, 4 और इम्पोर्टेंट, इतना सब कुछ करने के बाद अगर आप बड़ा प्रोग्राम सोचे हैं, बड़ा आइडिया आपके दिमाग में चल रहा है, तो उसके लिए क्या आप अकेले कर पाएंगे? करोड़ों खरबों अरबों में रुपया लगा रहे हैं, कंपनी तैयार करें, क्या चाहिए? इंपॉर्टेंट अबाउट कौन सी चीज है? लेबर। लेबर यानी मजदूर यानी श्रमिक यानी श्रम। ठीक है, आगे समझ में, श्रमिक यानी कि लेबर। आगे समझ में, ये 4 इंपॉर्टेंट चीज है। अगर किसी भी वस्तु या सेवा को
आपका उत्पादन करना है तो उनके ये 4 साधन है। पहला व्यक्ति साहसी होना चाहिए, यानी एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। प्लस साहसी के साथ भाई पैसा लगाएगा तो अब क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा कहीं से आपने मैनेज किया। प्लस पैसे के बाद आपको जमीन चाहिए, चाहे किराए पर कोई मकान ले, ये जमीन खरीद कर मकान बनाए, बिल्डिंग बनाए, बशर्ते जमीन चाहिए। श्रमिक यानी लेबर होना चाहिए। अब ये 4 चीजें अगर आपको मिल गई तो आप कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी होटल, कोई भी ढाबा, कहीं पर भी कोई भी मॉल आप खोल सकते हैं। आगे समझे, जब जब वस्तु बनेगी तभी तो लेबर लगेगा, और लेबर लग गया यानी उसको सर्विस मिल गई। आगे तो आपके दिमाग में दो शब्द आपके दिमाग में घूम रहे होंगे कि अभी मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, पूंजी, ये, और एक वर्ड है पैसा, रुपया, मनी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है? तो चलिए देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। बहुत ही माइन्यूट डिफरेंट है, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं जो लोग बताते हैं। चलिए मैं बता रहा हूँ, वैसे लाइक वाइक कर दीजिए, शेयर करते रहिए ताकि मैं कंटिन्यू आपसे जुड़ सकूं। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए, मनी कैपिटल में डिफरेंट क्या है? ठीक, मनी यानी रुपया, यानी पैसा, यानी मुद्रा। ठीक, कैपिटल यानी पूंजी। मनी का आप कंजम्पशन कर सकते हैं, यानी उपभोग कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल का आप उपभोग नहीं कर सकते हैं। पूंजी का क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट यानी विनिमय कर सकते हैं आप। ठीक है, आधा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहीं पर मनी का कंज्यूम कर सकते, कंजम्पशन कर सकते हैं, यानी उपभोग कर सकते हैं। जैसे पैसे यानी रुपए का क्या होता है? मनी मार्केट होता है, मनी बैंक होता है, तो वहां ये पैसे यानी मनी की क्या है? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या क्या आता है? बैंक, ठीक, और मार्केट मनी, जहां आप बाजार में पैसा लगा दें वो होता है। लेकिन यहीं पर इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल यानी पूंजी को आप बैंक में नहीं लगा सकते, जमा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वहां आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं मनी में। कैपिटल मनी इन्वेस्टमेंट का अर्थ होता है, अगर सपोज दैट कहीं भी आपने पैसा लगा दिया किसी भी बिजनेस में, किसी भी व्यवसाय में, तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि या तो आपको फायदा होगा तो लॉस होगा। ठीक है, यानी प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन बैंक में क्या है? जैसे आपने बैंक में पैसा आपने डिपॉजिट कर दिया, और जब आप विड्रॉ करेंगे यानी जब निकालेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी ब्याज मिलेगा। बैंक में कभी भी आपका लॉस नहीं हो सकता है। क्लियर, लॉस नहीं हो सकता है। इन्वेस्टमेंट में क्या हो सकता है? पैसा लगाया, डूब गया, क्या कहो 1 लाख लगाया तो कहा 1 लाख का आपको प्रॉफिट हो जाए, कहा 2 लाख हो जाए, लेकिन वहीं पर उससे आप कमाते अरबों खरबों चले, लेकिन वहीं पर आप डूबने लगेंगे तो कहो घाट और भी घर से चला जाए आपके। तो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं। लेकिन जो मनी है, जो बैंकिंग है, जो मार्केट मनी है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट ही होता है। तो ये है कैपिटल और मनी में डिफरेंट। ठीक है, दूसरा, पैसे यानी मनी को रेगुलेट कौन करता है, नियंत्रित कौन करता है? बहुत पूछा जाता है, बहुत। तो आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई जो है हमारी, ये जो है ये मनी को रेगुलेट करती है, यानी नियंत्रित करती है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1935 में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इनका मुख्यालय कहाँ, यानी हेडक्वार्टर हमारी मुंबई में है, जिसको इकोनॉमिक देश की कैपिटल बोलते हैं। यानी आर्थिक राजधानी क्या हमारे देश की? मुंबई है। पता ही नहीं? नहीं है पता तो जान लो, बता रहा हूं इसीलिए। ठीक, महंगाई और मंदी को नियंत्रित कौन करता है? आरबीआई करता है। लेकिन इनको हर तिमाही मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? यानी मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी।
मॉनेटरी पॉलिसी हर तिमाही यानी हर 3 महीने यानी साल में 4 बार आरबीआई जो है मौद्रिक पॉलिसी लाती है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी लाती है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन बहुत पूछाता है कि मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, तो कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करती है। यानी मॉनेटरी पॉलिसी कौन जारी करता है? तो आरबीआई को जारी करती है। आरबीआई की स्थापना 1935 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। ठीक है, और पैसा रुपया मनी उन्हीं कौन नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है? तो आरबीआई। ठीक है, वहीं पर अगर बात की जाए कैपिटल की, तो एक इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं, प्लस कैपिटल मार्केट होती है, और यानी शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट यानी शेयर मार्केट होती है। जैसे सेंसेक्स, ठीक है, बॉम्बे में, तो क्या है? शेयर मार्केट्स है सारी, यहाँ पर आप पैसा लगा सकते हैं, पूंजी लगा सकते हैं। सेंसेक्स आप देखिए न्यूज में अक्सर रहता है कि आज सेंसेक्स इतना बढ़ गया, आज सेंसेक्स इतना घट गया। ठीक है, तो घट गया यानी आपको लॉस हो गया, बढ़ गया यानी आपका फायदा हो गया। तो क्या है? इन्वेस्टमेंट आप किया कि नहीं किया आपने, यानी पैसा या तो घटेगा या तो प्रॉफिट हो गया तो लॉस होगा, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, यानी वो कैपिटल, वो पूंजी है आपकी। ठीक है, गाढ़ी पूंजी जिसको बोलते हैं। ठीक, तो शेयर मार्केट होती है। आगे समझ में, ये एक लॉन्ग टर्म होता है पैसे रुपए का। ठीक है, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो वो आपका मनी है, जिसका आप कंजम्पशन कर सकते हैं, जिसका आप मार्केट मनी मार्केट में लगा सकते हैं, बैंक में जमा कर सकते हैं, वो शॉर्ट टर्म है। लेकिन ये शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल क्या लॉन्ग टर्म है। आगे समझ में। अगला, यहीं पर अगर देखा जाए कि इसको रेगुलेट कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए, जहां पर मनी, पैसा, रुपया रेगुलेट कौन करता है? नियंत्रित आरबीआई करती है। वहीं पर कैपिटल को यानी पूंजी को रेगुलेट कौन करता है, नियंत्रित कौन करती है? सेबी करती है। सेबी का अर्थ क्या होता है? फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है कि सेबी का फुल फॉर्म आप ढूंढ के कमेंट में बताएं। ठीक, बाकी हम चीजें बता दिए हैं। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन ये आयोग हमारे यहाँ कब काम करना शुरू हुआ, यानी कब पारित हुआ? 1992 में। ठीक है, दूसरी चीज, इनका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है भैया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मुंबई। दूसरी चीज, इनका जो हर तिमाही इनकी जो पॉलिसी आती है वो सेबी जारी करता है। ठीक है, यानी कैपिटल की जो पॉलिसी आती है वो कौन जारी करता है? सेबी जारी करती है। मनी यानी पैसा, रुपया, मुद्रा की जो पॉलिसी आती है उसको कौन जारी करता है? तो आरबीआई जारी करती है। आगे समझे। आज हम यहीं पर रखेंगे। इसके बाद अगले टर्म प्राइस वगैरह, डिमांड वगैरह, सप्लाई वगैरह धीरे धीरे हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को लेक्चर अच्छा लगेगा, क्योंकि आज से मैं बिल्कुल सतही जानकारी देना पसंद करता हूँ। बिल्कुल धरातल से आपको लेकर चलूंगा, बिल्कुल बेसिक जानकारी, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि हम जैसे जैसे आगे चलते रहें तो आपके समझ में आते रहें। तो आप एक पेन कॉपी साथ में रखा करें। जो भी टफ टर्म्स हैं, जो आपको लगता है कि अभी हम सुनकर तुरंत नहीं समझ सकते, उनको लिख लीजिए। ठीक है, ये सारी आपकी ड्यूटी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, तो इस सिलेक्शन के लिए एक बहुत ही अच्छा मूल मंत्र मेरे पास है, तो बता दूं। अगर आप चाहें तो जान लीजिए भाई। सबसे अच्छा मूल मंत्र ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि साल भर 6 महीने के अंदर कोई भी भर्ती अगर आए उसमें मेरा सिलेक्शन जरूर हो, तो सिलेक्शन के लिए जरूरी चीज है कि आपको जो मैं बोल रहा हूँ एक मूल मंत्र है। बहुत ही रेयर लोग बताते हैं आपको। ये शब्द सुना होगा आपने, डिसिप्लिन। यानी पहले तो आप अपने आप को डिसिप्लिन में लाइए। अगर आपको 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ने हैं, 4 घंटे पढ़ने हैं, 5 घंटे पढ़ने हैं, 10 घंटे पढ़ने हैं, लेकिन उस पढ़ने का एक टाइम फिक्स हो। डिसिप्लिन होनी चाहिए कि शाम को 6 बजे से बैठना है तो 10 बजे तक बैठना है, 11 बजे तक बैठना है, 12 बजे तक बैठना है। फिर जितना भी पढ़ना है 10 घंटे, 12 घंटे, जिस भी समय में पढ़ना है, वो आपको एक डिसिप्लिन यानी एक टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा। और ये एक चीज किसी भी भर्ती को ध्यान में रखकर एक बार आप डिसिप्लिन में आ जाइए, बस और कुछ नहीं। मतलब अगर 6 बजे शाम को आपको बैठना है तो बैठना ही है। मतलब उसमें फिर ये कोई आलसपन नहीं चलेगा
कि चलो आज नहीं तो कल, कल नहीं पढ़ो, ये सब नहीं हो पाएगा। तो इस भर्ती में नहीं तो अगली भर्ती में, अगली भर्ती में तो अगली भर्ती में, ये भी वो भर्ती भी करती रहेगी। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो इस शब्द को बखूबी देख लें, सुन लें, समझ लें, मैं जो बोल रहा हूँ वो उसको फॉलो कर लें। आप 1 साल 6 महीने सिर्फ और सिर्फ आप डिसिप्लिन में आ जाइए, मैं गारंटी लेता हूँ, गारंटी कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।